तो चलिए अब हेडिंग डालिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? अभी पहले मैं आपको बताऊंगा मिरर क्या होता है। मतलब प्लेन मिरर आप हेडिंग भले डाल दिए हैं, पहले मैं मिरर का डिफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद प्लेन मिरर का, इसी में दोनों लिखवा देंगे आप। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखिए। अभी इसके बाद स्फेरिकल मिरर आएगा। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, वो अलग डिटेल है उसका, लेकिन अभी प्लेन मिरर स्टार्ट हो रहा है। लिखिए प्लेन मिरर इज ए ग्लास प्लेट। प्लेन मिरर इज ए ग्लास प्लेट। ये कांच का एक प्लेट होता है। हैविंग स्मूथ सरफेस, हैविंग स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड, POLISHED, पॉलिश्ड एट वन साइड, पॉलिश्ड एट वन साइड। तो कितनी बात आप जाने प्लेन मिरर के लिए कि ये क्या होता है? कांच का एक प्लेट होता है और ग्लास का, वही कांच ग्लास एक ही चीज़ है, प्लेट होता है। और क्या जाने, इसका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। और एक तरफ क्या होता है? पॉलिश होता है। पहले दिन जब हमने लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आपको, तभी हमने बताया था कि मीडियम तीन टाइप का होता है। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा है ट्रांसलूसेंट और तीसरा है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम में आर पार दिखाई देता है क्योंकि लाइट की रेज आर पार जा सकती है, और ट्रांसलूसेंट में लाइट की कुछ रेज जा सकती हैं जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। और ओपेक मीडियम में लाइट आर पार नहीं जाती हैं, इसीलिए हमें आर पार की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आप हमसे पूछिए सर इन तीनों में क्या कोई मिरर का काम कर सकता है? भैया इन तीनों मीडियम में कोई मिरर का काम नहीं कर सकता है। अब मिरर बनाने के लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या लगाना है? हम उठा रहे हैं ग्लास, जो कि कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट, और उसके एक साइड में हम पॉलिश कर दे रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर पॉलिश कर क्यों रहे हैं और पॉलिश कर किससे रहे हैं? तो भैया पॉलिश इसलिए कर रहे हैं ताकि रेज आर पार ना जा पाएँ, वापस लौट कर हमारे पास आ जाएं, और जो चीज़ें हैं हमारे आसपास वो हमें दिखाई दें, वो हमें दिखाई दे सके। हमें मिरर से आर पार की चीज़ें नहीं देखना है, एक तरफ की चीज़ देखना है। इसीलिए दूसरे तरफ रेज जाने ना पाए, इसको रोकने के लिए हम उसे क्या करते हैं? पॉलिश लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आए नहीं? अब पॉलिश लगाते किससे हैं? जो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है उसका पॉलिश लगाते हैं। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर बेहतरीन एग्जाम्पल है। महिलाएं भैया चांदी के आभूषण क्यों पहनती हैं? ताकि दूर से ही 1 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाए कि कौन आ रहा है। अरे चमकता है ना, तो यही कारण है चांदी वहाँ भी यूज होती है और चांदी यहाँ भी यूज होती है। तो सबके समझ में बात आ गई है। तो चलिए लिखिए इसी बात को, नोट हेडिंग डालिए A silver mirror is one of the silver mirror is one of the best reflector of light, best reflector of light. So ordinary mirror are made by depositing मतलब वही लेप लगाना या परत चढ़ाना। by depositing a thin layer of silver
ऑन वन साइड ऑफ प्लेन ग्लास सीट SEAT, वही प्लेट की जगह यहाँ पे सीट लिखा है। अब जैसे मिरर छोटा भी होता बड़ा भी होता है, अब बहुत बड़ा रहेगा तो उसे प्लेट ना कह के क्या कहेंगे, सीट कहेंगे, और उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया तो वो बन गया प्लेट आपका। तो आप मुझे बताइए इतनी बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? तो किसका पॉलिश करते हैं समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए सिल्वर महंगा है कि सस्ता है? ये कह रही सस्ता। भैया इतना सस्ता है कि आलू उससे ज़्यादा महंगा है। अगर इतना ही सस्ता होता तो मैं यहाँ पीतल के जगह पे मैं चांदी ना पहन लेता, मुझे पीतल पहनने की क्या ज़रूरत पड़ती। नहीं, ये जैसे महिला जो है वो उसे महंगा नहीं मानती है ना, सस्ता मानती है, तभी तो डिमांड करती हैं। और अगर महंगा मानती तो डिमांड ना करती। तो आप लोग जो नाराज़ ना होइएगा, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ। जब शादी ब्याह आप लोगों का होगा तो पता चलेगा आपको, हर महीने एक नया डिमांड। अब ये मत सोचिएगा कि सर आपकी शादी हो गई इसीलिए आपको ज़्यादा अनुभव हो गया, ऐसा नहीं है। मैं दुनिया को देख रहा हूँ इसीलिए ऐसा बता रहा हूँ। कहीं बहुत सारे घरों में झगड़ा भी हो जाता है इसी के चक्कर में। तो चलिए लिखिए, सिल्वर, बात ये हो रही थी सिल्वर महंगा है कि सस्ता है? महंगा है। तो भैया महंगा है तो आप बर्फ़ी पे सिल्वर लगा देखे हैं? देखे हैं। कितना पतला लेयर होता है, इतना पतला होता है कि हाथ से अगर आप छुएंगे तो वो निकल जाएगा। तो भैया जब आप 5 रुपए का शीशा खरीद रहे हैं और चाह रहे हैं उसमें 10 रुपए का सिल्वर लगा दिया जाए, ऐसा हो पाएगा? तो जुगाड़ क्या है समझिए ध्यान से। सिल्वर का हल्का लेप लगा देते हैं और वो उड़ने ना पाए इसके लिए उसके ऊपर से एक और पेस्ट लगाते हैं। किसका पेस्ट लगाते हैं? आयरन ऑक्साइड का पेस्ट लगाते हैं, जिससे सिल्वर का सिल्वर बचा रहेगा और कम पैसे में काम हो जाएगा। जनता भी खुश, उद्योगपति भी खुश, और हम पढ़ा रहे हैं हम भी खुश, आप पढ़ रहे हैं आप भी खुश। तो चलिए लिखिए इसी बात को। नोट का दूसरा पॉइंट है ये, नोट का दूसरा पॉइंट, द सिल्वर लेयर इज प्रोटेक्टेड, द सिल्वर लेयर इज प्रोटेक्टेड, इसको सुरक्षित किया जाता है। इज प्रोटेक्टेड बाई कोटिंग ऑफ, कोटिंग COATING, बाई कोटिंग ऑफ, हाँ बता रहे हैं रेड पेंट, और ब्रैकेट में लिख लीजिए आयरन ऑक्साइड। हाँ, रेड पेंट ब्रैकेट में आयरन ऑक्साइड। जहाँ भी रेड का कॉन्सेप्ट आएगा समझ लीजिएगा नेचुरली जो है आयरन वहाँ रहता है। लाल मिट्टी चाहे देख लीजिए ज्योग्राफी का, और चाहे ब्लड आप ले लीजिए, दोनों ही केस में। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आयरन ऑक्साइड? हाँ बहुत सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनका क्वेश्चन ये है कि आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, आयरन ऑक्साइड कई होते हैं, आयरन कई ऑक्साइड बनाता है। एक होता है फेरस ऑक्साइड, और दूसरा होता है फेरिक ऑक्साइड, और तीसरा होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। तो अब ध्यान दीजिए, फेरस ऑक्साइड का फार्मूला होता है FeO, फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3, मिक्स्ड ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe3O4। तो 3 ऑक्साइड है। अब आप हमसे ये पूछिए सर ज़्यादा पॉपुलर कौन है, सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है? तो ध्यान दीजिए इधर, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। ये दोनों आपको केमिकल रिएक्शन में अक्सर मिल जाया करेंगे।
कारण ये है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं जान रहे होंगे, केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो पहले चैप्टर में ही आपको बताएंगे। आप यहाँ इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे वैलेंसी 2 है, यहाँ पे वैलेंसी 3 है। अब समझ में आ गया? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर ये होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है और वैलेंसी बिना प्लस माइनस के लिखी जाती है, क्योंकि वैलेंसी जो होती है ये बांड की संख्या होती है और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये एटम पर उपस्थित चार्ज होता है। तो बात समझ में आ गई नहीं? तो ये सब अभी लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहीं पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे लिखा है यही नोट कर लीजिए, उसमें क्या है। अच्छा, वो सेंटेंस पूरा हो पाया था कि नहीं? सेंटेंस जरा पूरा कर लीजिए एक बार, तब नोट करिए। फिर बस थोड़ा सा और बचा है, एक बार पूरा शुरू सुनिए। द सिल्वर लेयर इज प्रोटेक्टेड बाई कोटिंग ऑफ रेड पेंट ब्रैकेट में आयरन ऑक्साइड, ब्रैकेट क्लोज करिए, आगे लिखिए। ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। हाँ बस सेंटेंस पूरा हो गया, अब आप इसको लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे बताएं कि प्लेन मिरर आपके समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बताइए। मिक्स्ड ऑक्साइड, हाँ देख लीजिए इसको भी, जो भी मन में डाउट रहे सब पूछिए। ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है बालक, ये FeO+ Fe2O3 से मिलकर बना है। दोनों को मिलाइए, देखिए क्या आएगा। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आएगा क्या? Fe3O4 आया कि नहीं आया? आ गया है ना? ठीक। जब हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सबसे पहले 9th का मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा। थोड़ा इधर हो जाइए, ज़्यादा दिक्कत हो रही है देखने में, हल्का सा इधर हो जाइए, बैठिए आराम से। अब इसके बाद हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर की कुछ खासियत, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, और इसके बाद प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उस इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हेडिंग आपको डालना है, प्रॉपर्टी लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ये है छोटा सा हेडिंग। अभी आपसे पूछेंगे NCERT में कहाँ लिखा है, दिखाइए। वो समय आने वाला है। पहला पॉइंट लिखिए, द फोकल लेंथ ऑफ हाँ पहला पॉइंट है ये, फोकल, FOCAL, फोकल। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। बस ये पहला पॉइंट है। हाँ देखिए इनफाइनाइट कैसे है, ध्यान से समझिए। जो इसको पहले मिटा दें तब बताएं। जो कॉनकेव मिरर होता है, ध्यान दीजिए, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस
और ये है इसका फोकस। और देखिए ऐसे याद करिए, केव का मतलब होता है गुफा। तो गुफा ये बताइए अंदर में गहरा होता है ना, तो वैसे ये अंदर में क्या है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होना है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होना है वो क्या है, गहरा है। समझ गए ना। तो जब पैरेलल रेज आती है ये कहाँ जाके मिलती है, एफ पे जाके मिलती है। तो आप हमें बताइए यहाँ पर रेज आके मिल गई, तो कॉनकेव में क्या होता है, रेज पास में ही जाके मिल जाती है। मतलब रेज टकराने के बाद आके मिल रही हैं। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, रेज फैल जाती हैं। ये रेज को क्या करता है, सिकोड़ता है। ये क्या करता है, उसको क्या कहते हैं उसे, जैसे रेज 3 टाइप का हमने बताया था आपको। एक होता डाइवर्जेंट, एक होता कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्ज कर देता है, रेज को सिकोड़ देता है। और जो वो है वो क्या करता है, वो फैला देता है। तो जब वो फैला देता है तो एक बात तो तय है भैया, कहीं मिलेगी नहीं है, फैलती हुई जाएंगी। लेकिन जब उसको पीछे बढ़ाएंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो वहाँ पे पीछे बढ़ाने पर, कॉन्वेक्स मिरर में पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। और यहाँ पे तो मिल ही रही हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। लेकिन अब प्लेन मिरर के साथ समस्या क्या है कि ये पैरेलल निकल जाएंगी भैया। समझ रहे हैं, ना तो आगे मिलेंगी और ना तो पीछे मिलेंगी। तो भैया जब कहीं मिलना ही नहीं है तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग आ गए हैं। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। आप लोग क्या पढ़ रहे थे कल, हेडिंग क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। इसको बंद कर दीजिए पूरा। तो चलिए ठीक, उसको हिलाना मत। बैग उधर रख दो, पीछे पीछे जगह है उधर, वहाँ रख दो, वहाँ जगह, जब जगह है तो क्या दिक्कत। बस बस रहने दो। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। तो पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। अब आप मुझे बताइए इसका कारण क्या है, इनफाइनाइट होने का कारण क्या है। अब सभी लोग ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम कोई स्फेरिकल मिरर लेते हैं, सपोज दैट अगर हम कोई स्फेरिकल मिरर लेते हैं तो स्फेरिकल मिरर कहते किसको हैं, किसी स्फेयर से काट के निकाला गया पार्ट होता है यह। मतलब ये कोई स्फेयर है और इतना पार्ट हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इतना पार्ट बचा। तो ये इसको अगर अंदर से या बाहर से हम पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव या कॉन्वेक्स ये बाद में बताएंगे। ये क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर। क्यों, क्योंकि स्फेयर से काट के निकाला गया है। अब ध्यान दीजिए, ये जिस स्फेयर से काट के निकाला गया है उस स्फेयर का सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा, इस स्फेरिकल मिरर का कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात सबके समझ में आ गई। ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से काट के निकाला गया है
उस स्फेयर का सेंटर इस मिरर का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, पोल, P। और इस पोल से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाने वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है इसको कहते हैं फोकस। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकस ऐसा पॉइंट होता है कि पैरेलल आने वाली रेज कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी जो स्फेरिकल मिरर आप देख रहे हैं, सपोज दैट ये किसी इलास्टिक चीज़ से अगर बना होता, सपोज करिए, और मैं आपसे कहता कि इसको भैया खींच के सीधा करिए, तो जैसे जैसे आप सीधा करते, ऐसे समझिए अगर ये छोटा स्फेयर है तो इसका जो यहाँ से स्फेरिकल मिरर आप काटेंगे इसका फोकस पास में ही होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, पास में ही होगा। अरे भी चलेगा थोड़ी देर में, इंक डालें, थोड़ा देर लेता है सूखने में। अगर कोई छोटा स्फेयर है और यहाँ से आपने इसके स्फेरिकल मिरर काट के निकाल दिया है तो इसका जो फोकस होगा वो पास में ही होगा। इससे बड़ा स्फेयर आप ले लीजिए तो इससे आप स्फेरिकल मिरर बना लीजिए तो इसका क्या होगा? थोड़ा दूर होगा। अब ये दूरी आप देख रहे हैं थोड़े है और ये दूरी थोड़ा ज़्यादा है। और बड़ा ले लीजिए तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ये दूरी और बड़ा हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी को सिकोड़ दूंगा तो ये इसका जो फोकस है वो कम दूरी का हो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम दूरी का। और इसी को अगर हम फैला देंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे हम फैलाते जाएंगे इसको वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इसको फैलाते हुए अगर मैं सीधा कर दूं, इसको मैं ऐसे खींच के अगर सीधा कर दूं भैया, तो अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे आप देख रहे थे इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ, इसका फोकस यहाँ, इसका फोकस यहाँ है, तो अब जरा इसका फोकस बताइए। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, तो इसका फोकस कहाँ पर होगा? सपोज करिए अगर ऐसे ये बड़ा सा ये होता ऐसे, तो इसका फोकस कहीं ना कहीं होता। लेकिन अगर ये इसका पार्ट होता तब स्फेयर का पार्ट होता। ये तो स्ट्रेट लाइन का पास है, स्ट्रेट लाइन का पाथ है ये, तो ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो इसीलिए आपने लिखा है प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। मतलब यहाँ पे जो रेज आती थी वो फोकस पर आकर मिलती थी, इन सब में फोकस पर आके मिलती थी। लेकिन इसके साथ क्या होगा? इसकी रेज इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, मतलब मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगी नहीं इसकी रेज। तो जो नहीं मिलता है उसको मान लिया जाता है वो इनफाइनाइट पे मिल रहा होगा। तो इसी बात को आपने लिख लिया है पहला पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, फोकस से पोल तक की दूरी कहलाता है फोकल लेंथ। पोल मिरर का मिड पॉइंट होता है, मिरर का मिड पॉइंट कहलाता है पोल P, इसको P से लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0।
द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। ये है इसका दूसरा पॉइंट। तो देखिए 0 कैसे, ध्यान दीजिए, पावर को P से ही लिखते हैं और ये होता है 1 अपान फोकल लेंथ। अब आप मुझे बताइए, अभी आपने पहले पॉइंट में लिखा है फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। समझ लीजिए एक बार, सपोज करिए इधर है इनफाइनाइट, या ऐसे समझ लीजिए नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है। नंबर सिस्टम में बीच में क्या होता है, 0 होता है, और इस साइड क्या होता है, इनफाइनाइट, और इस साइड भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर कोई व्यक्ति, क्या रीजन है, 1 अपान इनफाइनाइट 0 होता है और 1 अपान 0 इनफाइनाइट होता है, कारण भी बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये बताइए वो 0 से दूर जा रहा है, और हाँ बताइए, अगर कोई व्यक्ति इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 0 से दूर जा रहा है, हाँ, मतलब 0 का उल्टा क्या है, इनफाइनाइट। और अगर कोई व्यक्ति 0 की तरफ जा रहा है तो क्या वो इनफाइनाइट से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे दोनों बातों से, कि 0 का उल्टा क्या है और इनफाइनाइट का उल्टा क्या है। इतनी बात समझ गए हैं। तो ये लाइन लिखिए आप, इस लाइन को नोट करिए कि पावर इसका 0 कैसे हुआ। स्मॉल एफ रहेगा। फोकस को लिखते हैं कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को लिखते हैं स्मॉल एफ से। अब जैसे ये सब आगे की चीज़ें हैं, मगर थोड़ा बहुत तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं तो प्लेन मिरर का जो पावर है उसको बाद में नहीं पढ़ाएंगे, इसी वक्त फुल एंड फाइनल। अब ये बात अलग है कि फोकस वगैरह अभी आप केवल यूज कर लीजिए, अभी समझिए मत, ये सब हेडिंग पड़ेगा, घबराइए ना। अगला तीसरा पॉइंट, प्लेन मिरर का तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट है मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको। तो लिखिए द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ऐसे लिखिए, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। तो क्या रीजन है इसका, समझिए ध्यान से, क्या रीजन है, मैग्निफिकेशन 1 हो गया। मैग्निफिकेशन कहते किसको हैं, कोई मिरर या कोई लेंस ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जेक्ट से कितना छोटा कर दे रहा है या कितना बड़ा कर दे रहा है, इसी पावर को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। मतलब कितना उसको परिवर्तित कर दे रहा है, उसके हाइट को। यहाँ पर हम साइज को एक नए नाम से लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, एच से लिखेंगे। कारण ये है इसका जो डिस्टेंस मीजर होता है वो एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे मीजर होता है, तो इसीलिए हम साइज ना लिख के क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे। तो क्या लिखा आपने, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1 कैसे है, ध्यान से देखिए। प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर बनता है, ना तो छोटा बनता है और ना ही बड़ा बनता है। तो इस वजह से ध्यान दीजिए सभी लोग, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, यम से लिखते हैं इसको, और होता है हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखा जा सकता है एच आई अपान एच ओ, एच आई अपान एच ओ।
इसका जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो अगर एच आई की वैल्यू x है तो एच ओ की वैल्यू भी क्या होगी x, या एच ओ की वैल्यू अगर x है तो एच आई की वैल्यू क्या होगी, और x और x कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी वजह से इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है 1। देखिए ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरे में, एक बार देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ देख लीजिए एच आई इक्वल टू क्या हो जाता है एच ओ हो जाता है। तो ये बात हमने जो आपको बताई, ये प्लेन मिरर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई। पहला क्या बताया हमने, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। दूसरा क्या बताया हमने, पावर 0 होता है। और तीसरा मैग्निफिकेशन 1 होता है। अच्छा, तीनों में आप कारण सहित समझ गए ना, चलिए बहुत अच्छा है। अब आपको हेडिंग लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। अब एक बात हमारी और सुनिए, वह बच्चा जो बढ़िया राइटिंग में नोट्स लिखेगा उसके कॉपी का हम बनाएंगे PDF और उसको इनाम दिया जाएगा। कारण यह है कि उसका नोट्स ऑनलाइन भी शेयर होगा और भी बच्चों का कल्याण होगा। अब जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इससे 10 गुना ज़्यादा हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ने चल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने चल रहे हैं कि जो इमेज इससे बनता है उस इमेज की खासियत क्या है।